तो चलिए बेटा हम अब नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं अपना, और नेक्स्ट लेक्चर अपने पास रहेगा लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम बर्थ कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे। बर्थ कंट्रोल होता क्या है वो हम तब समझते हैं जब हम बात करते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन्स की। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पॉपुलेशन एक्सप्लोजन्स को पढ़ा है अच्छे से, कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो क्या रहा है कि लोग लगे हैं पैदा करने पे, ठीक है, लगे हैं अपने एक ही काम करने पे कि बढ़ाओ बढ़ाओ, जनसंख्या बढ़ाओ, अपनी तादाद बढ़ाओ, अपनी तादाद बढ़ाओ। तो उससे क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन्स वाली प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है ना, कि भाई वो वाली चीजें हो जाएंगी कि भाई रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं, लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेज में खाने वाले, उनको यूज करने वाले, ठीक है, बहुत सारे हो जाएंगे। तो जब अगर ऐसी सिचुएशन आएगी सामने तो फिर क्या हो जाएगा, लाइफ सस्टेन करने के लिए बहुत ही टिपिकल प्रॉब्लम हो जाएगी और लोग एक दूसरे को ही मारने लग जाएंगे, है ना। तो ये चीजें हम सबको समझनी है, या फिर हम सब लोगों को, चाहे कोई भी कम्युनिटी है, उन सबको हमें ये समझना चाहिए कि भाई रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं, और लिमिटेड रिसोर्सेज में रहना है तो रिप्रोडक्शन तो करना है, लेकिन लिमिट में होना चाहिए, है ना। यानी कि किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स का जो, या फिर पर्टिकुलर जो एनिमल्स है, या फिर पर्टिकुलर जो स्पीसीज है, वो एक लिमिट में ही रिप्रोड्यूस होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई एक ही एनिमल्स की हमने बात करी कि एक ही एनिमल की स्पीसीज या फिर एक पर्टिकुलर स्पीसीज ही क्या कर गई, ज्यादा एक्सप्लोजन्स कर गई, ठीक है ना। तो उस वजह से क्या हो जाता है, जो नेचर का भी एक रूल है वो भी अनबैलेंस हो जाता है। इसलिए हमें हर एक स्पीसीज को क्या करना है, एक लिमिटेड ग्रोथ पीरियड देना चाहिए, ठीक है ना। तो यही नहीं कि वही चीजें हमें देखने को मिल रहा है कि यहां पर क्या हो रहा है भाई, कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन्स का कारण बहुत ही ज्यादा दिक्कत और बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं, लेकिन उनको यूज करने वाले, उनको खाने वाले, उनको पचाने वाले बहुत सारे चीजें। यानी कि वो वाली बात हो जाती है भाई, एक अनार और 100 बीमार। भाई खाने की चीज तो एक है और फैमिली में मेंबर बहुत ज्यादा हैं, तो फिर दिक्कतें बहुत ज्यादा आ जाती हैं सामने, ठीक है ना। दूसरी बात है कि ये तो चलो अपनी तरफ है, लेकिन हम फिर रोजगार का भी अगर मुद्दा उठाएं तो रोजगार का भी मुद्दा, रोजगार के लिए भी हम किसको कोसते हैं, फिर दूसरे को कोसते हैं। अपनी गलती तो नहीं मानते हैं कि भाई हमने इतनी ज्यादा तादाद बढ़ा दी है, इतनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ा दी है, उसमें कोई सोचता ही नहीं, लेकिन हमने अपनी गलती दूसरे पे डाल दी होती है। फिर बोलते हैं कि भाई जो है नौकरी देना, रोजगार देना सरकार का काम है, बेरोजगारी आ रही है सरकार का काम है। भाई बेरोजगारी क्यों आ रही है, क्योंकि तादाद बढ़ गई है, एक पर्टिकुलर स्पीसीज की तादाद बढ़ गई है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, ठीक है, उन रिसोर्सेज की कमी पड़ जाएगी अगर एक पर्टिकुलर स्पीसीज बढ़ जाएगी तो, ठीक है ना। तो सबको अच्छे से इस चीज को एकदम सीरियस लेना चाहिए कि भाई पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा, एक पुअर्टी की तरफ देश चला जाता है, पुअर्टी की तरफ कंट्री चला जाता है, ठीक है ना। एक जो डेवलपिंग कंट्री है, अगर उसमें क्या बोला जाए कि अगर पॉपुलेशन ज्यादा हो गई तो एक पुअर्टी देखने को मिलती है उसे, ठीक है ना। तो वो पुअर्टी एरिया में वो भुखमरी वाली कंडीशंस ना आए, वो बेरोजगारी वाली कंडीशन ना आए, वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो जो पॉपुलेशन ग्रोथ से हो रही है, उसी पॉपुलेशन ग्रोथ को हमें कंट्रोल करना है, ठीक है। ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। जैसे भारत सरकार ने पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए भी बहुत सारे अपने पास स्लोगन्स वगैरह चलाए हैं कि भाई ऐसा करो, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, या फिर हम दो हमारे एक, इस तरह से करा है, ठीक है। इसके लिए भले ही कोई कानून नहीं बना है, लेकिन इस चीज को समझदार और समझने वाले समझ जाते हैं। जो फिर बेवकूफ होते हैं वो बेवकूफ इन्हीं चीजों को नहीं समझ पाते हैं, वो बोलते हैं हम दो फिर हमारे गिन लो, गिनते रहो हमारे जितने भी हैं, है ना। तो इस तरह से मानसिकता से हमें हटना चाहिए, इस तरह से मानसिकता से हमें उभरना चाहिए, ताकि हम भी क्या कर सकते हैं, ताकि हम भी क्या करें, एक हमारा जो कंट्री है वो भी डेवलपमेंट करे। क्योंकि डेवलपमेंट वहीं पर रुक जाता है जहां पर देखो खाने को दाना नहीं, पीने को पानी नहीं। वो इसलिए क्योंकि भाई यार एक ही पर्टिकुलर जगह पे तुम क्या कर रहे हो, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन कर दे रहे हो, है ना। जैसे मान लीजिए अगर मैं ये इस रूम की बात कर रहा हूं तो इस रूम में क्या होगा, अगर मैं बोलूं कि भाई रूम में क्या होगा, 50 लोग बैठ सकते हैं, तो 50 लोग आराम से बैठे हुए हैं और 50 लोग आराम से अपना यहां पर क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो बैठे हुए हैं। लेकिन अगर मैं 50 की जगह 100 ही इस रूम में कर दूं, डबल कर दूं, ठीक है, 100 या 150 कर दूं, तो क्या उतने कंफर्टेबली यहां पर तुम सारे के सारे रह पाओगे? नहीं रह पाओगे, ठीक है। वो सारा कंफर्टेबल तुम्हें यहां पर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हमने यहां क्या कर दी, भसड़ कर दी, है ना। तो इस पर्टिकुलर एरिया में वाली चीजें हमारे पास रहने के लिए है, और फिर तुम कर रहे हो भाई कि हम दो और हमारे गिन लो। तो ये वाली मानसिकता वाली लोग
ये वाली मानसिकता वाले लोगों की वजह से ही देश क्या चलता है, पीछे चलता है। तो इनसे हमें हट के चलना है, हमें हट के रहना है। और हमें एक बात ध्यान रखना है कि पॉपुलेशन को हमें कंट्रोल करना है। और उसी पॉपुलेशन कंट्रोल में अपने पास ये मेथड आते हैं कि भाई पॉपुलेशन जो एक्सप्लोजन हो रहा है उस पर कैसे नियंत्रण किया जाए, ठीक है। यानी कि अगर मैं बात करूं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करूं कि यार जो हमारे पास रिसोर्सेस है उनको आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम उस रिसोर्सेस को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। वो तभी बचा सकते हैं अगर हमने पॉपुलेशन को कंट्रोल करा है, ठीक है ना। तो पॉपुलेशन कंट्रोल को ही हम क्या बोलेंगे, बर्थ कंट्रोल बोलेंगे। और इसी का दूसरा नाम अपने पास होता है कॉन्ट्रासेप्शन मेथड। बर्थ कंट्रोल वाले जो मेथड अपने पास होते हैं उसी को कॉन्ट्रासेप्शन मेथड हम बोलते हैं। लेकिन उसके बारे में हम बाद में जिक्र कर लेते हैं, पहले हम बर्थ कंट्रोल का मतलब समझ लेते हैं ना। बर्थ कंट्रोल का मतलब है कि अवॉइड अनवांटेड, ठीक है ना, अनवांटेड बर्थ को हमें क्या करना है, अवॉइड करना है, ठीक है। तो उसी को हम बर्थ कंट्रोल बोल देंगे, अवॉइड अनवांटेड बर्थ। दूसरी बात क्या है भाई, अनवांटेड बर्थ को तो हमने अवॉइड कर दिया। दूसरी बात क्या है, हमें क्या करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हिसाब से चलना है कि भाई हम जितनी चीजें यूज कर रहे हैं आज वो हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी बचनी चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई जितने भी लिमिटेड रिसोर्सेज है वो हम सब यूज कर लेंगे तो फिर नेक्स्ट जनरेशन से कुछ बचेगा नहीं, है ना। तो इस मानसिकता से उबरना है कि हम दो हमारे गिन लो, इस मानसिकता से हटना है सब लोगों ने। बस इस मानसिकता पे चलना है, हम दो हमारे दो या फिर हमारा एक, ताकि हमारे जो है फिर क्या कर सके, ग्रोथ कर सके, हमारा देश ग्रोथ कर सके, डेवलपमेंट कर सके, है ना। तो अवॉइड अनवांटेड बर्थ को अगर हमने अवॉइड करा तो बर्थ कंट्रोल होगा, ठीक है। ऐसे अगर मैं बात कर रहा हूं कि जो अगर बर्थ करवा रहे हैं, ये फैमिली प्लानिंग है ना, फैमिली प्लानिंग को हमें क्या करना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए, सीखना चाहिए उस चीज से कि भाई हम दो हमारे दो, यानी फैमिली प्लानिंग अगर कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर फैमिली प्लानिंग के हिसाब से हमें चलना चाहिए कि हम दो हमारे दो वाले स्लोगन से हिसाब से, या फिर हम दो हमारे एक वाले के हिसाब से हमें चलना चाहिए। तो फैमिली प्लानिंग के हिसाब से हमें, ये फैमिली प्लानिंग को हमें क्या करना पड़ेगा, अडॉप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इस फैमिली प्लानिंग वाले प्रोग्राम्स को या फिर फैमिली प्लानिंग वाली बातों को हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें अपने पास बर्थ कंट्रोल के लिए अपने पास हो जाती है। अब और कैसे कैसे हम बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि इन बर्थ कंट्रोल करने के जो मेथड हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल, ठीक है। मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल, बर्थ कंट्रोल के मेथड्स, या फिर हम बोल सकते हैं कॉन्ट्रासेप्शन मेथड। क्या बोल सकते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्ट्रासेप्शन मेथड। बर्थ कंट्रोल मेथड्स को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन मेथड हम बोलेंगे, ठीक है। मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल या फिर कॉन्ट्रासेप्शन मेथड अगर मैं बोलूंगा तो यहां पर इस मेथड को हम समझ रहे हैं, बर्थ कंट्रोल के मेथड को समझ रहे हैं। भाई दो प्रकार से हम बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कोई भी अनवांटेड बर्थ है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके बर्थ कंट्रोल के अपने पास दो मेथड है बेटा, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहला है नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड जो बर्थ कंट्रोल का है। दूसरा है आर्टिफिशियल मेथड। पहला तो बर्थ कंट्रोल का नेचुरल है, दूसरा आर्टिफिशियल, ठीक है। नेचुरल मेथड से बर्थ कंट्रोल करना है, उसके बाद आर्टिफिशियल मेथड से बर्थ कंट्रोल करना है। अच्छा, नेचुरल मेथड में यहां पर 3 पॉइंट है या फिर 3 टाइप इसके अंदर हमने पढ़ना है। सबसे पहला जो पॉइंट हमने पढ़ने हैं यहां पर, वो पढ़ना है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। अब होता क्या है ये, उसके बारे में हम आगे जिक्र करेंगे। दूसरा हमने यहां पर पढ़ना है क्वाइटस इंटरप्टस। क्वाइटस इंटरप्टस, इंटरप्टस, क्वाइटस इंटरप्टस। तीसरा हमने यहां पर पढ़ना है लैक्टेशनल एमनोरिया। लैक्टेशनल एमनोरिया, लैक्टेशनल एमनोरिया। ये 3 मेथड हमने यहां पर नेचुरल के अंदर पढ़ना है, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस और क्वाइटस इंटरप्टस, लैक्टेशनल एमनोरिया। अब 4-5 मेथड हमें आर्टिफिशियल में पढ़ने पड़ते हैं।
जिसमें सबसे पहला जो मेथड आता है अपने पास वो है बैरियर मेथड, बैरियर मेथड, ठीक है। आर्टिफिशियल मेथड में सबसे पहला बैरियर मेथड्स, दूसरा आता है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस मेथड, आईयूडी बोलेंगे इसको, हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस के बारे में, आईयूडी के बारे में। तीसरा यहां पर आता है ओरल कॉन्ट्रासेप्शन, ओरल कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक। चौथा यहां पर आता है ओरल कॉन्ट्रासेप्शन के बाद जो नेक्स्ट अपने पास है वो यहां पर आता है इंजेक्टेबल या फिर इंप्लांटेशन, इंजेक्टेबल एंड इंप्लांटेशन, एंड लास्ट यहां पर जो पांचवा मेथड आता है वो आता है बेटा सर्जिकल मेथड, ठीक है ना, सर्जिकल मेथड, ठीक। तो इस तरह से हम 5 मेथड तो पढ़ते हैं किसमें, आर्टिफिशियल में, और 3 मेथड पढ़ते हैं नेचुरल में। तो पहले इस पाई चार्ट को तुम अच्छे से बना लीजिए, फिर हम सबसे पहला टॉपिक शुरू करेंगे नेचुरल मेथड्स, ठीक है ना। पहले इस पाई चार्ट को अच्छे से बना लो बेटा। अच्छा, इतना लिख लिया बेटा, अब हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम कंप्लीट करेंगे नेचुरल मेथड को, तो नेचुरल मेथड की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। हम सबसे पहले चल रहे हैं नेचुरल मेथड की तरफ, और नेचुरल मेथड को हम क्या कह सकते हैं, ट्रेडिशनल मेथड भी कहते हैं। क्या कह सकते हैं, ट्रेडिशनल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड, या फिर हम क्या कह सकते हैं इसको, ओल्ड मेथड भी कह सकते हैं, ओल्ड मेथड, यानी कि जो पहले से चला आ रहा है, पुराने समय से चला आ रहा है, ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है ना। आर्टिफिशियल क्या है, नया नया मेथड आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में क्या करते हैं, बाहर से कोई डिवाइस लेते हैं, ठीक है, उस डिवाइस को यूज करके बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन यहां पर नेचुरल मेथड में क्या है, कोई डिवाइस बाहर से नहीं लेनी है, कोई डिवाइस या फिर कोई खाने की दवाई या फिर कोई भी बैरियर या फिर कोई भी डिवाइस हमने यूज नहीं करनी है। बस नेचुरल तरीके से क्या कर सकते हैं, मेल फीमेल पार्टनर नेचुरल तरीके से भी क्या कर सकते हैं, बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं। अब किसको, प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं, फर्टिलाइजेशन को अवॉइड कर सकते हैं। वो कैसे, तो उसको मैं समझता हूं। यहां पर हमारे पास 3 मेथड हैं, जिसमें सबसे पहले हम नेचुरल में पढ़ रहे हैं पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, ठीक है। नेचुरल में 3 मेथड हैं, लेकिन उसमें सबसे पहला हम पीरियोडिक एब्स्टिनेंस समझ लेते हैं कि पीरियोडिक एब्स्टिनेंस क्या होता है। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस की बात करें तो ये फीमेल पे डिपेंड्स होता है बेटा, डिपेंड्स ऑन फीमेल पार्टनर। फीमेल पार्टनर पे इसलिए डिपेंड होता है क्योंकि फीमेल पार्टनर को यहां पर अपनी पीरियड के बारे में पता होगा। अगर पीरियोडिक एब्स्टिनेंस की मैं बात करूं तो इसमें नाम में काम है, बहुत इजी है इसमें, ठीक है, समझना कि फीमेल पार्टनर को क्या होता है कि उसको अपनी पीरियड की डेट पता होगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं इसको अगर किसी ग्राफ से समझाऊं या फिर स्केल लेके समझाऊं कि मैं मान लेता हूं कि ये मेंस्ट्रुएशंस का एक ग्राफ है, एक स्केल है मेंस्ट्रुएशन का, कि अगर मैंने बोला आज डे 1 में अगर फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन हुई है, डे 1 में क्या हुआ है, मेंस्ट्रुएशन हुआ है, यहां पर मेंस्ट्रुएशन हुआ है, डे 1 में क्या हुआ है, मेंस्ट्रुएशन हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन कब होगा, लगभग 28 से 30 दिन के बाद, ठीक है। अगर मैं बोला आज के दिन पे कोई मेंस्ट्रुएशन हुआ है तो फिर नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन क्या आता है, लगभग महीने बाद आता है ना, यानी 28 से 30 दिन बाद नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन आता है। तो मैं अगर बोल रहा हूं यहां पर मान लीजिए 28 से 30 दिन है, यानी 28 से 30वें दिन में क्या होगा, नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन होगा, ठीक है। यहां पर क्या होगा, नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन होगा, मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। होगा कि नहीं होगा, इतनी बातें समझ में आती हैं कि भाई अगर आज के दिन किसी फीमेल या किसी गर्ल्स में क्या है, आज के दिन मेंस्ट्रुएशन हुआ है तो इसके लगभग 28वें से 30 दिन में क्या होगा, नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन होगा। और अगर ये नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन होगा तो इसके लिए पहले ओव्यूलेशन होता है, इसके मिड में। तो इसका मिड जो है, अगर मैंने बोला इसका मिड क्या होगा, लगभग 14वां दिन, 14th डे क्या होगा, इसका मिड डे होगा, ठीक है। इस मेंस्ट्रुएशन साइकिल का जो है, ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल का जो मिड डे है वो क्या है, 14th डे, मिड डे मान लेते हैं। अब अगर मैंने बोला है ये 14th डे में क्या होगा, यहां पर ओव्यूलेशन होगा, ओव्यूलेशन होता है। अगर मैंने बोले 14 डे पे ओव्यूलेशन होगा तभी जाके क्या होगा, 28-29वें दिन पे क्या होगा, नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन होगा। अगर ओव्यूलेशन क्या होगा, 14th डे पे होगा। ओव्यूलेशन का मतलब होता है ओवम रिलीज,
ओवम रिलीज करता है कौन? ओवम रिलीज करेगा कौन? ओवम रिलीज करेगा कौन? ओवरी। ओवरी क्या रिलीज करेगा? ओवम। ओवम बोल दो या सेकेंडरी oocytes बोल दो, इसको अच्छे से समझ लेना, ठीक है। ओवम भी हम बोल सकते हैं, नॉर्मली हम क्या बोल सकते हैं? सेकेंडरी oocytes रिलीज करेगा ओवरी। कब करेगा? लगभग 14th डे में क्या करेगा? ये ओवल्यूशन करेगा, सेकेंडरी oocytes रिलीज करेगा। अब अगर मैं बोल रहा हूं ये ओवम की जो लाइफ है, इस ओवम की जो लाइफ होती है, ये लाइफ स्पैन जो होता है वो होता है 2 से 3 दिन। 2 से 3 दिन में क्या होता है? इसकी लाइफ होती है, जिसमें हम बोल सकते हैं लगभग 48 से लेकर 72 घंटे। 48 से लेकर 72 आवर्स में क्या होता है? ये चलता है, ठीक है ना। यानी कि ये ओवल्यूशंस अगर मैं बात कर रहा हूं तो ओवल्यूशन में जो ओवम की जो लाइफ है वो 2 से 3 दिन होती है, यानी कि 48 से 72 घंटे इसकी लाइफ होती है, ठीक। अगर 48 से 72 घंटे इसकी लाइफ है तो मान लीजिए अगर 14वें दिन ओवल्यूशन हुआ है तो वो 14वें दिन से वो ओवम जिंदा रहेगा कब तक? 15वें दिन, 16वें दिन या फिर लगभग 17वें दिन तक वो क्या रहेगा? जिंदा रहेगा। अगर 14वें दिन क्या हुआ है? ओवल्यूशन, ठीक है ना, तो वो 17वें दिन तक क्या रहेगा? जिंदा रहेगा, अगर 14वें दिन ओवल्यूशन हुआ है। अगर मान लीजिए 14वें दिन ओवल्यूशन नहीं हुआ है, 15वें दिन ओवल्यूशन हुआ है, 16वें दिन ओवल्यूशन हुआ है, ठीक है, इस बात को याद रखना क्योंकि ओवल्यूशन ऊपर नीचे चलता है। ऐसा नहीं कि भाई 14वें दिन ही ओवल्यूशन हुआ है, 15वें दिन में भी ओवल्यूशन हो सकता है, 16वें दिन में भी ओवल्यूशन हो सकता है। तो ये क्या होता है कि भाई थोड़ा सा अप डाउन करता रहता है, तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। मान लीजिए अगर 15वें दिन ओवल्यूशन हुआ है, ठीक, मान लीजिए जिसका 14वें दिन ओवल्यूशन होगा तो उसका ओवम कितने दिन तक जिंदा रहेगा? 2 से 3 दिन। मान लीजिए 3 दिन तक जिंदा रहा, 14 से लेकर 15, 16, 17वें दिन तक क्या रहा? वो जिंदा रहा, ठीक। और अगर वो जिंदा रह रहा है तो इस बीच में अगर किसी ने यहाँ स्पर्म डाल दिया या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, स्पर्म चला गया, तो फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फिर प्रेगनेंसी मेंटेन होगी, है ना। तो इसी दिन को तो हमें अवॉइड करना है, इन्हीं डेज को हमें अवॉइड करना है, ठीक है। अगर 14वें दिन में ओवल्यूशन हो रहा है तो वो 17वें दिन तक यानी 3 दिन तक जिंदा रहेगा ओवम, ठीक है। और उसमें उस टाइम पे कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना, उस टाइम पे कोई छेड़खानी नहीं करनी भाई लड़की के साथ, ठीक है ना, लड़की को लड़के के साथ कोई छेड़खानी करनी है, दूर दूर रहना है दोनों ने, ठीक है। कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करनी है, यानी कि नेचुरल मेथड से अगर हम क्या कर रहे हैं? प्रिवेंट कर रहे हैं इस चीज को, ठीक है। और अगर मान लीजिए 14वें दिन ओवल्यूशन हुआ है, 15वां दिन ओवल्यूशन हुआ है, अगर 15वें दिन ओवल्यूशन हुआ है तो 16वें, 17वें और 18वें दिन तक क्या रहेगा? ओवम जिंदा रहेगा, ठीक। और फिर अगर मैंने बोला है कि इन दिनों में अगर मैंने कोई स्पर्म वहां पर डाला तो वो 14वें, 15वें, 16वें या फिर 17वें, 18वें दिन तक क्या होगा? वो फर्टिलाइजेशन करने के लिए ओवम तैयार रहेगा, ठीक है ना, यानी कि वो वहां पर क्या रहेगा? एक्टिव रहेगा। लेकिन 3 दिन के बाद वो ओवम डिजेनरेट हो जाता है, मर जाता है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन ये 3 दिन तक हमें क्या करना है? यहाँ पर प्रिवेंट करना। अगर 14वें दिन ओवल्यूशन हुआ है तो लगभग 17वें दिन तक प्रिवेंट, और 15वें दिन ओवल्यूशन हुआ है तो लगभग 18वें दिन तक, ठीक है। या फिर अगर मान लीजिए 16वें दिन में ओवल्यूशन हुआ है, 16वें दिन में ओवल्यूशन हुआ है तो लगभग 19वें दिन तक, 19वें दिन तक क्या रहेगा? ओवम जिंदा रहेगा। 3 दिन तक अगर मैं बात कर रहा हूं जिंदा रहेगा, तो इस बीच में अगर कोई स्पर्म आया तो फिर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक। तो इसलिए हम सिंपल एक यहां पर एक टारगेट बना लेते हैं कि लगभग 14वें से लेकर और 19वें दिन तक, 14वें से लेकर 19वें दिन, ये लगभग 5 दिन हो रहे हैं ना यहाँ पर, तो लगभग 14वें से लेकर 19वें दिन तक हमें क्या नहीं करना? कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना। हो सकता है 14वें दिन ओवल्यूशन हो रहा है, हो सकता है 15वें दिन ओवल्यूशन हो रहा है, हो सकता है 16वें दिन ओवल्यूशन हो रहा है। और अगर इन दिनों में ओवल्यूशन हो रहा है और इस दौरान हमने सेक्सुअल इंटरकोर्स करा है तो वहां पर क्या होगा? ओवम इंतजार करेगा कि कोई स्पर्म आए और उसके साथ फर्टिलाइजेशन कर दे, ठीक है। तो वो इंतजार कर रहा होता है 2-3 दिन तक। ओवम क्या कर रहा है? उससे वहां पर 2-3 दिन तक इंतजार कर रहा है। और इस बीच में अगर कोई यहां पर स्पर्म आया, इस टाइम पीरियड के बीच में अगर यहां पर कोई स्पर्म आया तो स्पर्म क्या करेगा? ओवम को फर्टिलाइज कर देगा और प्रेगनेंसी हो जाएगी। इसलिए हमने ये 14वें दिन से, ये 14वें दिन से लगभग 14वें दिन से 19वें दिन, ये 5 दिन है ना, तो यहां पर हमने क्या करना है? इस सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करना है, क्योंकि इसमें क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होने के चांस है, ठीक है। ये हमने ओवल्यूशन की बाद वाले दिन की बात करी है। लगभग 5 दिन यहां पर आ रहे हैं, लगभग 5 दिन यहां पर आ रहे हैं, 5 डेज यहां पर आ रहे हैं कि ओवल्यूशन के 5 दिन तक हमने उसमें क्या नहीं करना? कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना।
लेकिन अगर मान लीजिए 14वें दिन मान लीजिए ओवुलेशन हो रहा है, ठीक है, तो अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं इसमें 13वें दिन या फिर 12वें दिन सेक्सुअल इंटरकोर्स करता हूं, तो तब क्या होगा? अगर मान लीजिए यहां पर 13वें दिन या फिर 12वें दिन सेक्सुअल इंटरकोर्स करा, तो यहां पर अगर यहां पर स्पर्म डले, तो स्पर्म का भी अगर मैं बात करता हूं, ये स्पर्म है, ठीक है, और स्पर्म का भी अगर लाइफ की अगर बात करें, तो स्पर्म की लाइफ भी क्या होती है? 1 से 2 दिन या फिर, ठीक है, 1 से 2 दिन स्पर्म की लाइफ होती है, यानी कि 24 से लेकर 48 आवर, 24 से लेकर 48 आवर क्या होती है? स्पर्म की लाइफ होती है। तो अगर मान लीजिए 14वें दिन ओवुलेशन हो रहा है, तो अगर 12वें या 13वें दिन हमने सेक्सुअल इंटरकोर्स करा, तो वहां पर फिर स्पर्म जिंदा रहेगा, स्पर्म जिंदा रहेगा, ओवम आएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और फिर जो होना है सो हो जाएगा, है ना? तो आई बात समझ में? तो इसलिए कहने का मतलब है कि इस 14वें दिन में अगर ओवुलेशन हो रहे हैं, तो उससे पहले 2 दिन तक हमें वहां पर कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना, ठीक। और अगर मान लीजिए 14वें दिन ओवुलेशन नहीं हुआ, मान लीजिए 13वें दिन भी हुआ, मैं बोल रहा हूं थोड़ा ऊपर भी ओवुलेशन हो सकता है, उससे कम दिन में भी ओवुलेशन हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए यहां पर जो है 13वें दिन ओवुलेशन हुआ, तो अगर 13वें दिन ओवुलेशन हुआ, 13 डेज पे ओवुलेशन हुआ, तो 12वें और 11वें दिन में क्या नहीं करना है? कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है। आई बात समझ में? लगभग यहां पर फिर 12वें दिन, ठीक, या फिर 11वें दिन में क्या नहीं करना? कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है, क्योंकि यहां पर अगर मैंने बोला 13वें दिन में अगर क्या हुआ? ओवुलेशन हुआ है, तो स्पर्म अगर तुमने 11वें दिन में भी डाला, सेक्सुअल इंटरकोर्स करके स्पर्म अगर 11वें दिन में भी डाला, तो 2 दिन और स्पर्म जिंदा रहेगा और आगे ओवम के साथ अपना काम कर जाएगा, फ्यूज कर जाएगा और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो इसी काम से बचना है, यानी कि इस 14वें से भी हमने लगभग 3-4 दिन कम कर देने हैं। तो अगर 14वें से लगभग 3-4 दिन कम करें, तो 11वें दिन की अगर बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये 11वें दिन यानी कि 11th डेज से लेकर और 19th डेज तक, ठीक है, ये लगभग कितने दिन का टाइम पीरियड हो रहा है? ये अगर ये 5 दिन मैं इसको जोड़ूं और लगभग 4-5 दिन मैं इसको जोड़ूं, तो लगभग 8-9 दिन हो रहे हैं, ठीक है ना। यहां पर अगर मैं बोल रहा हूं 5 इसको और 4 इसको जोड़ूं तो 9 दिन हो रहे हैं। लगभग 1 हफ्ता और 1.5 हफ्ता क्या नहीं करना है? यहां पर कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है। कब नहीं करना? यहां पर जैसे मेंस्ट्रुएशन हुआ है, आज के दिन मेंस्ट्रुएशन हुआ है, उस मेंस्ट्रुएशन के 10 दिन तक अगर मैं बात करूं, 10 दिन तक क्या कर सकते हैं? सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हैं। लेकिन मेंस्ट्रुएशन के 10वें दिन के बाद से लेकर लगभग 19वें दिन तक कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना। इन दिनों को माना जाता है कि इन दिनों में क्या होगा? अगर ओवुलेशन हो रहा है तो इसमें फर्टिलाइजेशन होने के चांस है, और फर्टिलाइजेशन होने के चांस है तो फिर पकड़े जाने के चांस है। पकड़े जाने के चांस का मतलब है कि फिर किसको? स्पर्म ओवम को पकड़ेगा, ओवम के पकड़े जाने के चांस है, या फिर ओवम स्पर्म को पकड़ेगा या स्पर्म ओवम को पकड़ेगा, ये पकड़े जाने के चांस है, फर्टिलाइजेशन होने के चांस है। अगर इस पकड़े जाने के चांस से बचना है तो क्या करना है? इस दिनों को लगभग ये 9 से 10 दिन को हमें क्या करना है? अवॉइड करना है, ठीक है। 9 से 10 दिन को हमें क्या करना है? इसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करना है, क्योंकि ये 9 से 10 दिन तक का क्या होता है? रिस्की पीरियड होता है। क्या होता है बेटा? ये रिस्की पीरियड, क्योंकि इसमें क्या होता है? कंसीव हो सकता है बच्चा, है ना, यानी फर्टिलाइजेशन हो सकता है, प्रेगनेंसी होने के चांस है। इस वजह से ये रिस्की पीरियड है। अगर इन दिनों में कुछ करा तो फिर फर्टिलाइजेशन होगा। इसका मतलब है कि हमने इन दिनों को अवॉइड करना है, यानी कि कब? मेंस्ट्रुएशन के लगभग 10वें दिन के बाद से। 10वें दिन तक तो खूब कर सकते हैं, जो भी करना है खूब खलबली मचा सकते हैं 10वें दिन तक, ठीक है। लेकिन 10वें दिन के बाद से लेकर और लगभग 18वें 19वें दिन तक, ये 9-10 दिन जो टाइम पीरियड है, इस वाले टाइम पीरियड में कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना, यानी कि दूर रहना है भाई, ठीक है। इस वाले टाइम पीरियड में कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है। स्पर्म जाने नहीं चाहिए इस टाइम पे। अगर इस टाइम पे स्पर्म गया तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। यह है रिस्क वाला पीरियड, ठीक। इस लगभग ये 10 दिन वाला जो पीरियड है, मिड डे का जो ये 10 दिन वाला पीरियड है, इसको बोलते हैं रिस्क पीरियड। और इस रिस्क पीरियड से पहले जो 10 दिन है, इस रिस्क पीरियड से जो पहले के 10 दिन हैं और इस रिस्क पीरियड के बाद के लगभग 8-10 दिन,
अगर मैं बोल रहा हूं कि महीने में लगभग 30 दिन है या फिर 28 या 30 दिन है, तो इस 10 दिन में कुछ मत करो, ये रिस्क वाले दिन है, बाकी तुम्हारे इश्क वाले दिन है। इन इश्क वाले दिनों में कुछ भी कर लो, कितनी भी खलबली मचा दो, कितने भी स्पर्म वहां अंदर डाल दो, ठीक है, वजाइना के अंदर कितने भी स्पर्म डाल दीजिएगा, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, कोई प्रेगनेंसी नहीं होगी। आई बात समझ में? तो यही चीजें, यानी कि यही रिस्क वाला पीरियड हमने छोड़ना है। बाकी तो हम इसको बोल सकते हैं ये इश्क वाला पीरियड है ना, ये इश्क वाला पीरियड है, इसको बोल सकते हैं ये इश्क वाला पीरियड है। इसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हैं, यानी कि अगर करेंगे भी तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। लेकिन इन दिनों में अगर हमें प्रेगनेंसी को अवॉइड करना है, ये रिस्की वाले डेज को हमें छोड़ना पड़ता है, ठीक। तो ये ध्यान किसको होता है? गर्ल्स को। गर्ल्स को पता है कि जैसे आज के दिन उसमें अगर मेंस्ट्रुएशन हुआ है तो वो फिर उसके बाद लगभग 10 दिन तक खूब सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकती है, खूब स्पर्म वहां पर क्या अगर अंदर भी जाए तो कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। लेकिन उसके बाद 10वें दिन से लेकर और 18वें 19वें दिन तक उसको कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए फीमेल को, क्योंकि उसको पता है कि इस दौरान में क्या हो रहा है, ओव्यूलेशन होने के चांस है, ओव्यूलेशन होने के चांस है तो फर्टिलाइजेशन होने के चांस है, फर्टिलाइजेशन होने के चांस है तो प्रेगनेंसी को होने के चांस है, और प्रेगनेंसी होने के चांस है तो पकड़े जाने के चांस है। इसलिए इसी डेट को हमें क्या करना है, अवॉइड करना है। उसके बाद के जो हम बात करें लगभग 8-10 दिन, उसके बाद भी हम आराम से अपना रिप्रोडक्शन या फिर अपना आराम से क्या कर सकते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद तक भी सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हैं, इसके पहले भी सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हैं। लेकिन जिस दिन ये ओव्यूलेशन हो रहा है इससे लगभग 3-4 दिन पहले और लगभग 3-4 दिन बाद तक कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए। और यही अपने पास क्या है, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। अगर मैं इस पीरियोडिक एब्स्टिनेंस को यहां पर डिफाइन करना चाहूं तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस को डिफाइन करने का हमारे पास क्या हो जाएगा कि भाई हमें क्या करना है, अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स, अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स, अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स फ्रॉम डे 10 to 17 या 18, डे 10 से लेकर 17वें 18वें डे आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, आफ्टर फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन करो या फिर मेंस्ट्रुएशन, यानी इससे पहले वाले मेंस्ट्रुएशन है ना, अब आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन, आफ्टर मेंस्ट्रुएशंस, ठीक है ना। अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स फ्रॉम डे 10 से लेकर डे 18 तक आफ्टर मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है ना। इस दिनों में क्या करना है, यानी कि डे 10 से लेकर लगभग 17-18वें दिन तक, यानी कि ये 10 दिन का जो टाइम पीरियड हो रहा है या फिर 8-9 दिन का जो टाइम पीरियड हो रहा है, इनमें सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वहां पर स्पर्म नहीं जाएंगे और फर्टिलाइजेशन से नहीं होगा। तो यही अपने पास क्या हो जाएगा, यही अपने पास क्या हो जाएगा, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस हो जाएगा, यानी कि ये सबसे पहला नेचुरल मेथड अपने पास हो जाएगा। अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स भी कह सकते हो और इस सेक्सुअल इंटरकोर्स को क्वाइटस भी कह सकते हो। जो पार्टनर हैं उन पार्टनर को अवॉइड करना चाहिए सेक्सुअल इंटरकोर्स किन दिनों में, डे 10वें दिन से लेकर 18वें दिन तक, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन जो हुआ है ये पहले की जो मेंस्ट्रुएशन हुआ है इसके बाद 10वें दिन से लेकर और 18वें दिन तक क्या करना उनको, वो टाइम पीरियड क्या करना है, सेक्सुअल इंटरकोर्स को नहीं करना है उसमें, ठीक है। एक दूसरे से दूर दूर रहना है इस टाइम पे, ठीक है ना। दूर दूर का मतलब है कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है इस टाइम पे, ठीक है। ऐसे दूर दूर मत हो जाना कि भाई बीमारी वाली बातें हो जाए, है ना, ऐसा नहीं। केवल सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करने हैं। अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स कर भी रहे हैं तो इसमें स्पर्म जाना नहीं चाहिए भाई, ठीक है। यहाँ पर स्पर्म अंदर नहीं जाना चाहिए, यानी कि वजाइना के अंदर स्पर्म नहीं जाना चाहिए। तो इन दिनों को अवॉइड करना है, तो इसी को कहते हैं पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। आई बात समझ में? तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस हो गया, ये फीमेल पे डिपेंड है। अगर मैं दूसरे के बारे में बात करता हूं, दूसरा जो मेथड अपने पास है, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस तो कंप्लीट हो गया। दूसरा है क्वाइटस इंटरप्टस। इस क्वाइटस इंटरप्टस को भी मैं देख लेता हूं यहां पर, ठीक है। दूसरा हम यहां पर बात कर लेते हैं क्वाइटस इंटरप्टस, यहीं पर छोटा सा क्वाइटस इंटरप्टस मैं लिख लेता हूं। दूसरा मेथड है यहां पर क्वाइटस इंटरप्टस,
इंटरप्टस, क्वाइटस इंटरप्टस। ठीक है, ये क्वाइटस इंटरप्टस अगर बात करें, ये क्वाइटस इंटरप्टस किस पे डिपेंड्स है? ये मेल पे डिपेंड्स है, यानी कि डिपेंड्स ऑन मेल पार्टनर, ये मेल पार्टनर पे। ठीक है, अगर ये फीमेल पार्टनर पे डिपेंड है तो ये मेल पार्टनर पे डिपेंड है। ठीक है, ये मेल पार्टनर पे डिपेंड है क्वाइटस इंटरप्टस। अब इसको समझ लेते हैं क्वाइटस इंटरप्टस में मेल पार्टनर पे किस तरह से डिपेंड है। बेटा जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान मेल पार्टनर को पता होता है कि स्पर्म इजैकुलेट होने वाला है, स्पर्म निकलने वाला है, तो वो मेल पार्टनर क्या करे, सेक्सुअल इंटरकोर्स करते समय अपना पेनिस को वजाइना से बाहर निकाले और वजाइना के बाहर क्या करे, इजैकुलेशन कराए स्पर्म का, वजाइना के अंदर इजैकुलेशन ना करवाए। तो ये पता किसको रहता है? सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान फीमेल को इसके बारे में कोई पता नहीं रहता, मेल को पता रहता है, क्योंकि मेल को पता लग जाता है अब स्पर्म आने वाले हैं। तो मेल क्या करे, जैसे उसको पता चले कि स्पर्म आने वाले वैसे अपना पेनिस को वेजाइना से बाहर निकाले और बाहर उसको क्या करें, वो स्पर्म का इजैकुलेशन करवाएं, सीमन इजैकुलेशन करवाएं। ठीक है ना, तो यहीं पर हमें ये बात रखनी है कि ये मेल पे डिपेंड इसलिए है क्योंकि मेल इसको अवॉइड कर सकता है ना, यानी कि स्पर्म का इजैकुलेशन वहां वेजाइना में ना करा के वेजाइना से बाहर करवाए, या फिर सीमन का इजैकुलेशन, है ना। यानी कि ड्यूरिंग, यहां पर क्या होगा, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स, यहां पर मैं ये लिख सकता हूं ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स मेल पार्टनर ejaculation, male partner remove their penis या फिर their penis from vagina and ejaculate स्पर्म बोल सकते हैं या फिर सीमन बोल सकते हैं, ejaculate स्पर्म या सीमन आउट फ्रॉम वेजाइना। ठीक है ना, कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान मेल को पता चल जाएगा कि जैसे स्पर्म निकलने वाले हैं वैसे वो स्पर्म को यानी कि स्पर्म को बाहर इजैकुलेट कराए, क्योंकि उसको वैसे ही वो अपना पेनिस वहां से क्या कर ले, बाहर निकाल दे, वेजाइना से वैसे ही पेनिस बाहर निकाले और पेनिस से बाहर स्पर्म का इजैकुलेशन करवाए, किससे, वेजाइना से बाहर। तो ये अपने पास आया, अपने पास क्वाइटस इंटरप्टस भी अपने पास समझ में आ गया है, क्योंकि ये मेल पे डिपेंड होता है। और नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, लास्ट यहां पर जो मेथड है वो है लैक्टेशनल एमनोरिया। तीसरा जो मेथड यहां पर होगा वो लैक्टेशनल एमनोरिया मेथड है, लैक्टेशनल एमनोरिया। ठीक है, अब लैक्टेशनल एमनोरिया की अगर मैं बात करता हूं तो लैक्टेशनल एमनोरिया में क्या होगा बेटा, लैक्टेशनल एमनोरिया में क्या होगा कि जब बच्चा हो जाता है, पार्चुरेशन के बाद बच्चा हो जाता है, ये मेल और फीमेल दोनों पे ही डिपेंड है, क्योंकि मेल फीमेल को पता होता है कि भाई पार्चुरेशन तो हो गया। पार्चुरेशन होने के बाद क्या होता है, जब तक उसकी कोई मदर फीड करा रही है अपने बच्चे को, क्या मिल्क फीड करा रही है, दूध पिला रही है, तो वो दूध पिलाने के समय तक कोई भी ओवुलेशन नहीं होता है। ठीक है, लगभग 5-6 महीने तक कोई ओवुलेशन नहीं होता है, यानी पार्चुरेशन जैसे हुआ, जैसे बच्चा पैदा हुआ है उसके बाद लगभग 5-6 महीने तक कोई ओवुलेशन नहीं होता, क्योंकि उस टाइम क्या होता है, मिल्क फीड कराती रहती है मदर अपने बच्चे को। तो जब मिल्क फीड कराती रहती है, दूध पिलाती रहती है उस दौरान क्या होता है, प्रोलैक्टिन का लेवल बहुत ज्यादा होता है। तो प्रोलैक्टिन का लेवल अगर बहुत ज्यादा हो रहा है तो फिर ओवुलेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो वह उस दौरान भी अगर जितने भी सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हैं या फिर जितना भी अगर हम स्पर्म वहां पर अंदर डालें, ठीक है, अगर स्पर्म अंदर भी डल भी गया है, वेजाइना के अंदर स्पर्म चला भी गया है, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा।
ठीक है ना। तो लैक्टेशनल एमनोरिया में क्या हो जाएगा अपने पास, आफ्टर पार्चुरेशन, आफ्टर पार्चुरेशन, after parturations there is no ovulation, no ovulation takes place, no ovulation takes place up to 5 से 6 मंथ, 5 से 6 महीने तक कोई ओवुलेशंस नहीं होगा, ठीक है। आफ्टर पार्चुरेशंस देयर इज नो ओवुलेशंस टेक्स प्लेस अप टू 5 to 6 मंथ, ठीक है। यहां पर कोई ओवुलेशन नहीं हो रहा है तो प्रेगनेंसी अवॉइड हो सकती है, क्योंकि इस दौरान क्या होता है, ड्यूरिंग दीज डे prolactin hormone level is rises, prolactin's hormones level rises, ठीक है। इन दौरान क्या होगा, प्रोलैक्टिन का जो लेवल है, प्रोलैक्टिन हार्मोन का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा होगा, और प्रोलैक्टिन क्या होता है, मिल्क हार्मोन होता है, और फिर ये मिल्क हार्मोन्स प्रोलैक्टिन जो लेवल अगर ज्यादा है तो इस दौरान फिर ओवुलेशन नहीं हो पाता, ठीक है। ओवुलेशन नहीं हो पाता तो इस दौरान 5-6 महीने तक अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं और ओवम के साथ ओवुलेशन हो ही नहीं रहा है, तो स्पर्म अगर अंदर जा भी रहा है तो ओवुलेशन नहीं हो रहा है, तो स्पर्म जा रहा है तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये चीजें अपने पास क्या है, ये दोनों पे ही डिपेंड है, मेल फीमेल। यहां पर अगर बात करें तो ये मेल पे भी डिपेंड है एंड फीमेल पे भी, क्योंकि उन दोनों को ही पता है कि इन दौरान कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर हम करते हैं तो कोई भी ओवुलेशन नहीं हो रहा है, तो इस यहाँ पर भी फर्टिलाइजेशन के चांस नहीं होते हैं, ये 0 चांस होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इसमें इस दौरान क्या है, मिल्क फीड कराती है, मिल्क फीड कराती है मदर बेबी को, है ना। मदर क्या कर रही है, अपने बेबी को क्या करवा रही है, मिल्क फीड करा रही है इन दिनों में, ठीक है। तो इतना हमारे पास क्या हो जाता है, ये नेचुरल मेथड में हमारे पास तीनों के तीनों मेथड हो चुके हैं, ठीक है। चाहे हम उसमें बात कर लेंगे, नेचुरल मेथड की बात करें, नेचुरल बोलो चाहे ट्रेडिशनल बोलो, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस ये समझ में आया जो फीमेल पे डिपेंड था, फिर उसके बाद क्वाइटस इंटरप्टस ये मेल पे डिपेंड है, और फिर इसके बाद अगर तीसरा हम देखें यहां पर नेचुरल में लैक्टेशनल एमनोरिया, तो ये किस पे डिपेंड है, ये डिपेंड है किसमें, ये लैक्टेशनल एमनोरिया डिपेंड करता है किस पे, मेल पे भी फीमेल पे भी, क्योंकि यहां पर क्या होता है, जैसे बच्चे ने जन्म लिया तो उसके 5-6 महीने तक वो लेडी या फिर वो मदर अपने बच्चे को मिल्क फीड कराती है, जिसकी वजह से वहां पर प्रोलैक्टिन का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है और बाकी हार्मोन्स एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल वहां पर कम रहता है, और उसकी वजह से क्या होता है, वहां पर कोई भी ओवुलेशन नहीं हो पाती है, कोई ओवुलेशन ही नहीं होगी तो फर्टिलाइजेशन के चांस निल हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इतनी बातें समझ में आई बेटा, ठीक है। तो इतना हमने इस लेक्चर में कंप्लीट कर दिया है, नेचुरल मेथड हमने इस लेक्चर में कंप्लीट कर दिया है, ठीक है, बर्थ कंट्रोल का। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे सारे के सारे आर्टिफिशियल मेथड जो बर्थ कंट्रोल के, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना बेटा। इतने में अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए भाई, इतने में कोई डाउट है, ठीक है। ये तीनों ही हमने नेचुरल मेथड के कर लिए हैं, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, क्वाइटस इंटरप्टस, लैक्टेशनल एमनोरिया, ये तीनों कंप्लीट कर लिए हैं। अब आज नेक्स्ट लेक्चर में आर्टिफिशियल के ये पांचों के पांचों मेथड कंप्लीट करेंगे, ठीक है बेटा, है ना। देख लीजिए, अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। इसमें पीरियोडिक एब्स्टिनेंस समझ में आ गया, नहीं है कोई डाउट, अच्छा। क्वाइटस इंटरप्टस में भी कोई डाउट नहीं है, अच्छा ठीक है। यहां पर लैक्टेशनल एमनोरिया भी अच्छे से समझ में आ गया, चलो ठीक है। तो इतना हमने इस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है, मिलेंगे आर्टिफिशियल मेथड में नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।